नमस्कार, मैं लेख राम लहरे। हमारे चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अभी मैं इनकम टैक्स फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पिछला हमारा इनकम टैक्स का 2 वीडियो चला जा चुका है यूट्यूब पर। जैसे यहाँ पर नए बच्चे बैठे हुए हैं वो हमारे पहले का यूट्यूब पर जो वीडियो डल चुका है पार्ट 1 एंड पार्ट 2 उसको देख लेंगे तो आगे का सवाल आपको अच्छे से क्लियर रहेगा। या अगर आप उस वीडियो को नहीं देखना चाहते हैं तो इस सवाल को या इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं कौन सा चैप्टर उठाया हूँ। वही निवास स्थान की गणना उठाया हूँ। ठीक है, निवास स्थान तथा कर दायित्व की गणना वाला चैप्टर, ये वाला चैप्टर मैं उठाया हूँ। तो इसी चैप्टर को भी पढ़ेंगे। निवास स्थान तथा कर दायित्व को भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो निवास स्थान तथा कर दायित्व पढ़ेंगे तो इसमें से मैं सब कुछ नियम 4-5 क्वेश्चंस में बता चुका हूँ जो मेरा पहले और दूसरे वीडियो पर चला गया, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में चला गया है। तो जो विद्यार्थी नए हैं वो पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेंगे, या नहीं देखेंगे तो ये वाला वीडियो, ये वाला सवाल को अच्छे से देखेंगे। ठीक है, तो चलो सीधे क्वेश्चन में आते हैं। तो क्वेश्चन में आते हैं, चलो क्वेश्चन में आ जाएंगे, सीधे सीधे क्वेश्चन में आ जाओ। क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। नए हो या पुराने बच्चे हो, अगर आप मेरे चैनल पर पहले बार आए हो तो पहले बार तो भी आप ये मत सोचना कि सवाल समझ में नहीं आएगा। सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ध्यान से देखिएगा वीडियो, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, स्किप बस मत करना, स्किप करेंगे तो बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। स्किप कर करके मत देखना, आप कंटिन्यूटी बना करके देखना, ध्यान से देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो चलो आते हैं। ये मेरा क्वेश्चन नंबर खुल गया। आप अपने पास में इनकम टैक्स का बुक रख लेना और इनकम टैक्स बुक रखने के साथ साथ आप कैलकुलेटर भी रख लेना। ठीक है, और ये बताते हैं, चलो चलो पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में निकालो, पेज है मेरा 65। आयकर से है, बीकॉम फाइनल एमकॉम से है। जितने भी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं वो निकाल लेंगे। आयकर में से आएंगे, निवास स्थान तथा कर दायित्व में आएंगे, पेज नंबर 65। पेज नंबर 65 में 11वां नंबर का सवाल मैं बता रहा हूँ। 11वां नंबर का सवाल यहाँ पर बताया जाएगा। जो भी विद्यार्थी यहाँ पर बैठे 11वां नंबर का सवाल निकाल लेंगे। 11वां नंबर का सवाल यहाँ पर अच्छे से बताया जाएगा। ठीक है जी, तो चलो देखते हैं। क्वेश्चन में पहले पढ़ लेता हूँ। पहला क्वेश्चन 11 नंबर का पढ़ रहा हूँ। वित्त वर्ष 2021-22 के लिए श्री रमेश की निम्न आय है। यहाँ पर रमेश नाम की व्यक्ति, उसका आय यहाँ पर बताया गया। ठीक है, पहला लंदन में स्थित मकान संपत्ति से आय। लंदन में स्थित संपत्ति से आय, लंदन नाम का एक देश है, लंदन इंग्लैंड में है ना। लंदन के संपत्ति से आय है। लंदन विदेश है, विदेश की आय है, विदेश की मकान संपत्ति से आय है। इस लाइन पर भारत बोला क्या कहीं पर? इस लाइन में कहीं पर भी भारत नहीं बोला है, मतलब ये विदेश की आय है। स्पष्ट है, लंदन में स्थित संपत्ति से आय। लंदन आपका विदेश है, विदेश के संपत्ति से आय है, मतलब ये विदेश की आय है। तो विदेश की आय तो केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे, कौन सा? निवासी, बस। ठीक है, आगे देखते हैं। लंदन में की गई सेवाओं के लिए भारत में प्राप्त वेतन से आय। भारत में प्राप्त वेतन से आय गणना की गई। ठीक है, कितने का? 28,000 का। भारत में प्राप्त बोला है। जब भी भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत में उपार्जित बोलेगा, भारत में प्राप्त समझी जाए बोलेगा, भारत में उपार्जित समझी जाए बोलेगा, तो आपको करना कुछ नहीं है, आंख बंद करके तीनों को टैक्स दे देना, तीनों में टैक्स लगा देना। कौन कौन सा? निवासी में राशि आ जाएगा, असाधारण में आ जाएगा, अनिवासी। सवाल में जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा नए बच्चों के लिए, जैसे मैं यहाँ पर बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। वीडियो स्किप मत करना, कंटिन्यू देखते रहना, जैसे सवाल आप देखेंगे समझ में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है लंदन में स्थित व्यापार के लाभ जो भारत से नियंत्रित है। लंदन में स्थित व्यापार से आय, वो जो लंदन है ना इंग्लैंड, वहां पे बिजनेस चल रहा है, व्यापार चल रहा है, और जो व्यापार चल रहा है वो किससे नियंत्रित है? हम इंडिया वालों से, हम भारतीयों से नियंत्रित है, भारत वालों के कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। तो विदेश का व्यापार भारत के कंट्रोल में काम करेगा तो केवल और केवल 2 व्यक्ति टैक्स देगा। पहले इस बात को बता चुका हूं मैं। ठीक है, इस बात को पहले से बता चुका हूं। विदेश का व्यापार रहेगा और भारत से नियंत्रित रहेगा। विदेश का व्यापार भारत से नियंत्रित रहता है तो 2 व्यक्ति टैक्स देता है, निवासी और असाधारण निवासी। ठीक है, 2 व्यक्ति टैक्स दे देंगे। उसके बाद है कानपुर के व्यापार से लाभ। कानपुर कहाँ है भैया? भारत में है। कानपुर हमारे भारत में है, तो ये भारत का लाभ है। तो भारत का लाभ है मतलब भारत का रुपया, तीनों व्यक्ति क्या कर देंगे? टैक्स दे देंगे। भारत का आय रहेगा, भारत का रुपया रहेगा, भारत का लाभ रहेगा। तो आंख बंद करके तीनों कॉलम पर राशि को डाल देंगे, जैसे आप बताऊंगा तीनों में राशि को डाल दूंगा, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। ठीक है, आगे आ जाता है भारत में कृषि आय। भारत में कृषि आय मैं पहले ही नोट पर बता दिया हूं, पार्ट 1 में बताया था। पार्ट 1 जो मेरा वीडियो है उसमें मैं पहले से बता चुका हूं, यहाँ पर बताया हूं। जो भारतीय कृषि आय होता है वो कर मुक्त होता है।
भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, परंतु विदेशी कृषि आय पर क्या लगाया जाता है? टैक्स। लेकिन ये भारतीय कृषि आय है तो क्या रहेगा? कर मुक्त रहेगा, इस पर टैक्स नहीं लगाया जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए श्री रमेश की सकल कुल आय की गणना कीजिए यदि वह भारत में निवासी है और असाधारण निवासी है। इसमें केवल 2 का बनाने के लिए बोला है, निवासी और असाधारण निवासी, लेकिन हम फिर भी 3 का बना देंगे। जैसे पहले बनाते थे वैसे ही बनाएंगे। ठीक है, निवासी का भी बनाएंगे, असाधारण निवासी का भी बनाएंगे और अनिवासी का भी बनाएंगे। जब भी आप सवाल बनाएंगे तो तीनों का बनाना, वो केवल 1-2 का बोलेगा तो 1-2 का बोलेगा तो 1-2 को मत बनाना, पूरे का पूरे कंप्लीट बनाना, पूरे कंप्लीटली तरीके से बनाना। ठीक है, तो चलो यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर क्या नाम है जी? यहाँ पर श्री रमेश है, वहां पर लिख दो श्री रमेश। ऐसा क्या बनाना है? इसका सकल कुल आय। यहाँ पर बोल दो सकल कुल आय की गणना। सकल कुल आय की गणना करेंगे, किस वर्ष के लिए निकालेंगे? कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष। ऐसा ये लिखेंगे और इसका कॉलम खींचेंगे। ठीक है, ऐसा 3 कॉलम यही रहेगा हमारा। एक रहेगा विवरण का, एक रहेगा निवासी के लिए और दूसरा रहेगा असाधारण निवासी। असाधारण निवासी ऐसा, और उसके बाद क्या रहेगा? अनिवासी ऐसा। ठीक है, अनिवासी। तो चलो ये तो हो गया हमारा कॉलम हमारा तैयार हो गया। क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लिया हूं, सीधा क्वेश्चन पे आएंगे। श्री रमेश सकल कुल आय की गणना। सकल कुल आय को कर योग्य आय भी लिख सकते हैं। अगर आपको सकल कुल आय को कर योग्य आय लिखना है तो लिख सकते हो, बिल्कुल आप स्वतंत्र है। इसको सकल कुल आय भी बोला जाता है, कर योग्य आय भी बोला जाता है। ठीक है, और ये तो आपको हर क्वेश्चन लिखना होगा। कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त वर्ष, इसको हर क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद आपका आएगा विवरण, फिर आएगा निवासी, फिर आएगा असाधारण निवासी, फिर आ जाएगा अनिवासी। ठीक है, इसको आपको हर क्वेश्चन में लिखना ही है। तो चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में पढ़ लिया हूं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। पहला, लंदन में स्थित मकान संपत्ति से जो यहाँ पर पॉइंट दिया रहेगा उसको पहले यहाँ पर उतारेंगे। तो चलो उतारते हैं और साथ साथ बनाते चलते हैं। पहला लंदन में स्थित मकान है क्या? मकान है। स्थित संपत्ति से आए, स्थित संपत्ति से आए। इस लाइन पर कहीं पर भी भारत बोला है क्या? नहीं बोला है। इस लाइन में कहीं पर भी भारत शब्द, इंडिया शब्द, हिंदुस्तान शब्द का उपयोग नहीं हुआ है। मतलब ये क्या है? विदेश का आय है। किसका आय है? विदेश का। लंदन में स्थित मकान संपत्ति, लंदन विदेश है, विदेश में मकान संपत्ति, उससे उसको आय मिला है, उसको राशि मिला है। मतलब ये कहाँ की आय है? विदेश की आय, लंदन की आय। लंदन की आय विदेश में प्राप्त और विदेश में ही जमा हुआ, मतलब केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। मैं नियम पहले से बता चुका हूं, पहले दूसरे वीडियो में पहले से बता चुका हूं मैं। विदेश का आय रहेगा और विदेश में राशि प्राप्त रहेगा। विदेश का आय रहेगा और राशि वही विदेश में प्राप्त रहेगा। मतलब केवल एक व्यक्ति, ये वाला व्यक्ति निवासी बस टैक्स देता है, निवासी बस में राशि आएगा, बाकी में क्या रहेगा? नील या डेश रहेगा। ठीक है, तो केवल एक व्यक्ति टैक्स दे देंगे। कितने का? 40,000 का। ये क्या रहेगा? नील और डेश। चलो आगे कर लेते हैं। दूसरा में बोला है लंदन में की गई सेवा के बदले भारत में वेतन प्राप्त। लंदन में काम किया है, लंदन में की गई सेवा से भारत में प्राप्त वेतन। भारत में प्राप्त वेतन में पहले ही बताया, भारत में प्राप्त बोलेगा तो राशि तीनों में आ जाएंगे। टैक्स तीनों व्यक्ति देगा, निवासी भी टैक्स देगा, असाधारण देगा और अनिवासी भी टैक्स देगा। ठीक है, विदेश देखो इसमें क्या बोला है? भारत में प्राप्त बोलेगा, कहीं का भी आय रहे भारत में प्राप्त बोलेगा तो तीनों व्यक्ति, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी, तीनों क्या कर देंगे? टैक्स दे देंगे। तो तीनों में क्या लग जाएगा? टैक्स लग जाएगा। कितने का? 28,000। तो तीनों में कितना आ जाएगा? 28,000 आ जाएगा। इसमें 28, इसमें भी 28 और इसमें भी 28,000 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे क्या है? लंदन में स्थित व्यापार से लाभ जो भारत से नियंत्रित है, भारत से नियंत्रित। लंदन में एक बिजनेस चल रहा है और जो लंदन में बिजनेस चल रहा है वो बिजनेस हम इंडिया वालों के कंट्रोल पर काम कर रहा है, हम भारत वालों के कंट्रोल पर काम कर रहे हैं। तो विदेश में जो बिजनेस चलेगा,
वो भारत के कंट्रोल में रहेगा तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे, निवासी और असाधारण निवासी। ये इसमें और इसमें राशि आ जाएगा। ये क्या रहेगा? डेस। इसमें आपको पहले से मैं बता चुका हूं। तीसरा में इसी बात को बताया, लंदन में मकान, लंदन में व्यापार है, लंदन में व्यापार से आय, लंदन में व्यापार से आय है, ठीक है। वहीं पर क्या किया इसको, लंदन में व्यापार से आय या लाभ, लंदन में व्यापार से आय जो किससे नियंत्रित है? जो भारत से नियंत्रित है। भारत से क्या है? व्यापार नियंत्रित है। व्यापार किससे नियंत्रित है? भारत से, मतलब वो भारत का व्यापार है, भारत का बिजनेस है, और भारत का व्यापार रहेगा, भारत का बिजनेस रहेगा, तो दो व्यक्ति टैक्स देंगे। विदेश में देखो, विदेश में जो भी बिजनेस डला रहेगा, जो भी व्यापार चलेगा, वो व्यापार भारत वालों के कंट्रोल में रहेगा, हम इंडिया वालों के कंट्रोल में रहेगा, तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे। वो कौन कौन सा? निवासी और असाधारण निवासी, ठीक है। तो यहाँ पर जो व्यापार है वो कहाँ है? लंदन में। लंदन में व्यापार से आय या लाभ जो भारत से नियंत्रित है, मतलब लंदन में जो बिजनेस चल रहा है ना, वो बिजनेस भारत के कंट्रोल में चल रहा है। हम जो बोलेंगे वही काम करेगा, उठ बोलेंगे तो उठ बोलेंगे तो उठेगा, बैठ बोलेंगे तो बैठेगा, मतलब जो भी काम करेगा हमारे कंट्रोल पर करेगा, हमारे कहने के अनुसार करेगा, मतलब वो हमारे कंट्रोल पर है, हमारे अधीन है, हमारे नियंत्रण पर है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? विदेश का व्यापार हमारे अंदर है, तो दो व्यक्ति टैक्स देंगे। दो व्यक्ति टैक्स कौन कौन से देंगे? निवासी और असाधारण निवासी, ठीक है। तो कितने का है? ये आपका 1,20,000, तो 1,20,000 इसमें आ जाएगा, और 1,20,000 ये भी टैक्स दे देंगे, ठीक है। और ये क्या रहेगा आपका? डेस, ठीक है जी। टैक्स दे देंगे, राशि को लिख देंगे, ऐसा बोल सकते हो, ठीक। तो चलो आगे देखते हैं। कानपुर के व्यापार से लाभ, कानपुर भारत में है, कानपुर भारत में है, भारत में आय लाभ प्राप्त उपार्जित कुछ भी रहेगा तो आंख बंद करके राशि को क्या कर देना है? तीनों में डाल देना। निवासी भी आएगा, असाधारण भी आएगा, और अनिवासी में भी आ जाएगा, ठीक है। तो डाल देते हैं चौथा, कानपुर व्यापार से क्या है? कानपुर के व्यापार से लाभ। ये कानपुर का आया मतलब हमारा भारत का है, कानपुर भारत में, ठीक है। कानपुर क्या है? भारत क्या? भारत की राशि, भारत का लाभ, भारत का राशि, भारत का लाभ, भारत का धन संपत्ति रहेगा, भारत का रुपया पैसा रहेगा। आंख बंद करके राशि को क्या कर देना है? तीनों में डाल देना है। तो कानपुर का मतलब हमारा भारत का मतलब क्या आ जाएंगे? तीनों में आ जाएंगे। कितने का? 1,10,000, 1,10,000 इसमें आ गया, 1,10,000 इसमें भी आ जाएगा, और 1,10,000 इसमें भी आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आगे है भारत में कृषि आय। भारत में कृषि आय, कृषि आय कर मुक्त होता है, भारतीय कृषि आय कर मुक्त होता है, परंतु विदेशी कृषि आय पर क्या लगा जाता है? टैक्स। अब ये क्या है? ये भारत का कृषि आय, तो भारतीय कृषि आय क्या होता है? कर मुक्त। तो इसको क्या कर देंगे? कर मुक्त। इसको लिखोगे तो भी ठीक है, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है। इस पॉइंट को आप छोड़ भी सकते हो या लिख भी सकते हो, तो लिखोगे तो ऐसे लिखोगे, ठीक है, या छोड़ोगे तो भी चलेगा। पांचवा यहाँ पर लिखो भारतीय कृषि आय, भारतीय कृषि आय। भारतीय कृषि आय क्या होता है? कर मुक्त होता है, तो क्या रहेगा? कर मुक्त रहेगा, कर मुक्त रहेगा, और क्या रहेगा? कर मुक्त रहेगा। भारतीय कृषि आय क्या होता है भैया? कर मुक्त होता है, उसका राशि का लेखा नहीं किया जाता है, ठीक है। हमारा पॉइंट खत्म हो गया, हमारा सवाल बन गया। अब इसको क्या करेंगे? टोटल। तो चलो टोटल कर लेते हैं, तो टोटल कर लेते हैं, चलो यहाँ पर करते हैं। पहला है आपका 40,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000, 40,000 प्लस 28,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000 प्लस 1,10,000, यह आ गया तुम्हारा 2,98,000। यह आ जाएगा आपका 2,98,000, और ये कितना आएगा? क्या आएगा आपका? 28,000 प्लस 1,20,000 प्लस 1,10,000, यह आएगा आपका 2,58,000, 2,58,000 ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ करके देखते हैं, इसमें है कितना? 28,000 और कितना है? 1,10,000, ये आपका आ जाएगा 1,29,000। ये ऐसा तीनों का आंसर आ गया होगा, देखते हैं, है ना। तीनों का राशि निकल गया। अब इसको क्या कहेंगे? सकल कुल आय। हमारा सकल कुल आय कितना निकला भैया? निवासी का निकला 2,98,000, असाधारण निवासी का निकला 2,58,000, इसका निकला 1,29,000। चेक करते हैं आंसर आया कि नहीं आया है, देखते हैं। इसका आंसर तो दिया होगा, पहले का आया है निवासी का आया है 2,98,000, और उसके बाद ये आया 1,38,000। जी हाँ, आंसर आ गया, ठीक है, आंसर आ गया, मतलब ये सही है।
एक हमारा बन गया। आगे चलते हैं, तो आगे चलेंगे तो आगे देखेंगे, ये हमारा सवाल बन चुका है। जो विद्यार्थी यहाँ पर देख रहे हैं वीडियो को अच्छे से देख लेंगे, सवाल को थोड़ा सा मैं दिखा रहा हूँ, ठीक है, आप इसको उतार लेंगे। ये देखेंगे है ना, ये कौन सा है आपका क्वेश्चन नंबर क्या है 11। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11, 11 नंबर का क्वेश्चन है भैया। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन मैं बताता हूं। अगला क्वेश्चन देखते हैं एग्जाम्पल 14। जो विद्यार्थी यहाँ पर मेरे को देख रहे हैं वो एग्जाम्पल नंबर 14 निकाल लेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 14 निकालेंगे। एग्जाम्पल नंबर 14 यहाँ पर बताया जाएगा। एग्जाम्पल 14 में बता देता हूँ, ठीक है जी। चलो बनाते हैं। सबसे पहले मैं इसको क्या कर देता हूँ, क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, ये कर देता हूँ क्लीन। चलो जो विद्यार्थी यहाँ पर बैठे हैं, देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, वो भी अपना क्वेश्चन निकाल लेंगे एग्जाम्पल नंबर 14। तो एग्जाम्पल नंबर 14 यहाँ पर बताया जा रहा है। एग्जाम्पल नंबर 14 में बता देता हूँ। तो क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है, श्री विवेक मोहन की वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय निम्न प्रकार है। एग्जाम्पल नंबर 14 बता रहा हूँ, जिसका पेज है आपका 51 नंबर में आएंगे, पेज नंबर 51 में आएंगे। एग्जाम्पल है आपका कितना 14। इसमें देखेंगे श्री विवेक मोहन की, पढ़ रहा हूं क्वेश्चन। श्री विवेक मोहन की वित्तीय वर्ष 2021-22 की आय निम्न प्रकार है। पहला, कोलकाता के व्यापार की आय जो अमेरिका से प्रबंधित है। कोलकाता की व्यापार से आय, कोलकाता की आय है, भारत की आय, भारत की आय है, भारत में प्राप्त, मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, तीनों व्यक्ति पर क्या लग जाएगा, टैक्स लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, भारत में की गई सेवा के बदले लंदन में प्राप्त पेंशन से आय। देखो भारत में काम किया है, भारत में काम किया है और राशि कहाँ दे रहा है, लंदन, कोई दिक्कत नहीं है, राशि कहाँ कहीं भी दे चलेगा। भारत में काम के मतलब वो भारत का पैसा है, भारत में सेवा दिया है, मतलब भारत में वो काम किया, मतलब वो भारत का पैसा, रुपए को कहीं भी देते कोई दिक्कत नहीं। भारत रुपए मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों में राशि आ जाएंगे, तीनों पर टैक्स लगेगा। उसके बाद आगे है, उसके बाद है, म्यांमार की संपत्ति से आय 10,000 रुपए जो भारत में प्राप्त की। म्यांमार की संपत्ति से आय जो भारत में प्राप्त की, भारत में प्राप्त किया मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। श्रीलंका के व्यापार से आय, श्रीलंका के व्यापार से लाभ 15,000 रुपए वहीं एक बैंक में जमा किए। श्रीलंका के व्यापार से लाभ 15,000 जिसको वहीं के बैंक में जमा कर दे। श्रीलंका विदेश के हर विदेश में जमा कर दे, मतलब एक व्यक्ति टैक्स देंगे। सवाल में बता दूंगा मैं। उसके बाद आगे आएगा, केन्या के पैसे से वहीं पर प्राप्त आय, केन्या के पैसे से वहीं पर प्राप्त आय, केन्या विदेश है, केन्या के पैसे से आय वहीं पर प्राप्त है जो भारत से स्थापित है। स्थापित मतलब होता है नियंत्रित, स्थापित मतलब क्या होता है, नियंत्रित, मतलब केन्या में बिजनेस चल रहा है, केन्या में व्यापार चल रहा है, केन्या विदेश यहाँ पर बिजनेस चल रहा है। जो बिजनेस है वो हमारे इंडिया वालों के कंट्रोल पर काम कर रहा है, हमारे कंट्रोल पर काम कर रहा है, भारत के कंट्रोल पर काम कर रहा है, मतलब केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे। विदेश का व्यापार रहेगा, भारत से नियंत्रित रहेगा, तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे। इसमें भारत से स्थापित बोला है, मतलब वो भारत से नियंत्रित है। नियंत्रण का मतलब होता है स्थापित। फर्स्ट पार्ट में पहले वीडियो पर बताया, पूरे डिटेल में बताया इसका नियम। स्थापित मतलब नियंत्रण, नियंत्रण मतलब स्थापित, बात एक ही है, ठीक है। उसके बाद भारत में मशीनरी के विक्रय से लाभ 10,000 रुपए जो नेपाल में प्राप्त हो। भारत में मशीन के विक्रय, भारत ने मशीन को बेचा है और राशि को प्राप्त कहाँ किया है, नेपाल में, कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्ति कहीं भी हो। भारत की आय है, भारत की संपत्ति, भारत का लाभ है, मतलब तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, ठीक है। आगे है आपका, यूके के सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज, यूके की सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज 5,000 रुपए जिसका आधा भाग भारत में प्राप्त हुआ। यूके आपका विदेश है, यूके आपका क्या है, विदेश है, विदेश में 5,000 रुपए जिसमें से आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ है और आधा राशि वहीं पर जमा किया, ठीक है। तो आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ है, तो आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ तो आधा राशि का टैक्स तीनों व्यक्ति देंगे और बाकी राशि वहीं में जमा है, मतलब एक व्यक्ति टैक्स देंगे, विदेश का बन जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन बताऊंगा, आ जाएगा। उसके बाद है, पूर्व वर्षों की बिना कर लगी हुई आय 40,000 जो गत वर्ष भारत लाई गई। पूर्व वर्ष मतलब पिछले साल, मतलब गत वर्ष या भूतकाल या पास्ट का लेखा सकल कुल आय में
नहीं किया जाता है, इसका लेखा नहीं करेंगे। ठीक है, इसके बाद है श्री विवेक मोहन की कर निर्धारण वर्ष 2022-23 के लिए कर योग्य आय की गणना कीजिए यदि वह अनिवासी है, असाधारण निवासी है, अनिवासी है तब। ठीक है, कर योग्य आय की गणना कीजिए बोला मतलब कर सकल कुल आय की गणना। ठीक है, एक ही बात है, यहाँ पर है क्या है श्री विवेक मोहन, श्री विवेक मोहन। ठीक है, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है इसमें, बोला है कर योग्य आय की गणना कीजिए, तो कर योग्य आय भी लिख सकते हो या आप सकल कुल आय भी लिख सकते हो। ठीक है, कहां पर लिख सकते हो सकल कुल आय, या इसी चीज को बोल सकते हो जो बुक में बोला है कर योग्य आय बोलोगे तो भी ठीक है, सकल कुल आय बोलोगे तो भी ठीक है। इसी चीज को कर योग्य आय और इसको सकल कुल आय बोला जाता है। जैसे अगर भगवान श्री कृष्ण उसको जैसे जैसे लिखा वैसे वैसे नाम बोला, कभी किशन गिरधारी, किशन मुरारी, जो भी ऐसा नाम बोला कि नहीं बोला, वैसे इसका भी है, उसको आप क्या बोल सकते हो, कभी सकल कुल आय बोल सकते हो, कभी भी आप उसको क्या कर योग्य आय भी बोल सकते हो, दोनों ही ठीक है, आपको जो अच्छा लगे आप लिख सकते हो। जैसे इसमें बुक में दिया आप वैसे भी लिख सकते हो, मैं हमेशा ऐसे लिखा था इसलिए मैं हमेशा ऐसे लिख रहा हूं। ठीक है, सकल कुल आय की गणना। ठीक है, सकल कुल आय की गणना, सकल कुल आय की गणना, ये हो जाएगा आपका सकल कुल आय की गणना। श्री विवेक मोहन सकल कुल आय की गणना कर निर्धारण, क्या कर निर्धारण, इसको हर क्वेश्चन में लिखना है, कर निर्धारण वर्ष 2022-23 को समाप्त, ऐसा। ठीक है, यहाँ पर श्री विवेक मोहन है तो उसका नाम लिख देंगे श्री विवेक मोहन कर निर्धारण, उसके बाद विवेक मोहन के बाद लिखेंगे क्या सकल कुल आय की गणना, श्री विवेक मोहन लिखेंगे जिसका नाम रहेगा उसका, उसके बाद सकल कुल आय की गणना लिखेंगे, या बोल सकते हो कर योग्य आय की गणना, दोनों सेम ही है, चलेगा। उसके बाद क्या है कर निर्धारण 2022-23 को समाप्त, इसको तो हर क्वेश्चन में लिखना है। ठीक है, तो चलो अब इसका कॉलम बना लेते हैं। कितने कॉलम बनेगा, 3 कॉलम। पहला किसका, विवरण का, पहला किसका रहेगा, ये आपका विवरण का, दूसरा किसका रहेगा, निवासी का, और तीसरा किसका रहेगा, असाधारण निवासी, उसके बाद रहेगा अनिवासी। ठीक है, चलो यहाँ पर हमारा प्रारूप तैयार है, क्वेश्चन पर आते हैं। सबसे पहले क्या बोला, कोलकाता में व्यापार से आए, पहला कोलकाता में व्यापार से आए, इसका प्राप्त कहाँ हुआ है, अमेरिका में, कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्ति कहीं भी हो। कोलकाता इंडिया में है, भारत में है, मतलब है भारत की आय है, भारत की आय रहेगा तो तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे, निवासी, असाधारण निवासी, अनिवासी। कहने का मतलब है कि तीनों कॉलम पर राशि आ जाएगी, निवासी में भी राशि आएगा, इसमें भी राशि आएगा, इसमें भी राशि आएगा, या कह सकते इसमें टैक्स देंगे, इसमें ये भी टैक्स देंगे, ये भी टैक्स देंगे। ठीक है, तो ये राशि आ जाएगा, कितने का है, 25,000, तो 25,000 इसमें भी आ जाएगा, ये आ जाएगा, 25,000 इसमें भी आ जाएगा, और 25,000 इसमें भी आ जाएगा। ये क्या है, कोलकाता में व्यापार से आया, भारत क्या मतलब तीनों व्यक्ति टैक्स देंगे। ठीक है जी, आगे आपका भारत में की गई सेवा के बदले लंदन में प्राप्त पेंशन, दूसरा भारत में काम किया, भारत में की गई सेवा की आय कहाँ प्राप्त है, लंदन में प्राप्त, लंदन में प्राप्त, प्राप्त कहीं भी हो, भारत में काम किया मतलब है भारत का रुपए होगा, काम वो भारत में किया है मतलब जो भी रुपए मिलेगा वो भारत का ही रहेगा, चाहे प्राप्ति लंदन में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे पाकिस्तान में हो, कहीं भी हो, भारत का राशि रहेगा, भारत का रुपए रहेगा, या भारत का आय रहेगा, भारत का कुछ भी रहेगा, भारत रहेगा तो आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना है, तीनों में टैक्स लगा देना है। ठीक है, तो जो भी राशि रहेगा तीनों में आ जाएगा, कितने का भैया, 15,000 है ना, 15,000 रुपए, और ये 15,000 रुपए, और ये भी 15,000 रुपए, तीनों में राशि आ जाएंगे, 15, 15, 15। ठीक, उसके बाद है म्यांमार में संपत्ति से आय 10,000 रुपए जो भारत में प्राप्त किया, म्यांमार में संपत्ति से आय जो भारत में प्राप्त किया, तो भारत में प्राप्त किया तो फिर से भारत में प्राप्त बोल दिया है, मैं पहले ही बोलते आ रहा हूँ, भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत में आय बोलेगा, भारत में लाभ बोलेगा, मतलब क्या हो जाएंगे, तीनों के तीनों व्यक्ति क्या करेंगे, टैक्स देंगे, तो टैक्स लगा देते हुए तीसरा म्यांमार संपत्ति से आय भारत में प्राप्त, तो भारत में प्राप्त बोले मतलब जो भी राशि इस प्रश्न में दिया होगा वो तीनों को तीनों में आ जाएंगे, तीनों के तीनों पर टैक्स लगाया जाएगा, तीनों के तीनों में डाल देंगे। ठीक है, कितने का है भैया, 10,000, तो तीनों के तीनों में आ जाएंगे 10,000, इसमें आ जाएगा, इसमें भी आ जाएगा 10,000, और इसमें भी आ जाएंगे 10,000।
ठीक है। इसके बाद आगे है श्रीलंका में, श्रीलंका जहां भगवान श्री राम गया था ना आपके, श्रीलंका के व्यापार से लाभ 15,000 रुपए वहीं एक बैंक पर जमा किया। श्रीलंका विदेश है, अब विदेश की आय को विदेश में ही जमा किया, विदेश की आय को विदेश में ही जमा करता है तो केवल और केवल एक ही व्यक्ति टैक्स देता है। पहले इस बात को बता चुका हूं, विदेश की आय रहेगा और विदेश में ही राशि को जमा किए रहेंगे, वहीं प्राप्ति क्या रहेगा, मतलब केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। वो कौन सा, पहले वाला कॉलम निवासी का। ठीक है, यहाँ पर बोल दो चौथा, श्रीलंका की आय वहीं पर प्राप्त हुआ, वहीं पर जमा किया। श्रीलंका की आय वहीं पर प्राप्त किया, वहीं पर जमा किया, मतलब विदेश की आय, विदेश की आय में केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देता है। ठीक है, भारत से नियंत्रित है क्या है, नहीं है, भारत से नियंत्रित मतलब केवल और केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे। विदेश की आय है, श्रीलंका की आय है, विदेश की आय है, विदेश में प्राप्त किया, विदेश में जमा किया, मतलब एक व्यक्ति टैक्स देगा। कौन सा, निवासी। कितने का, 15,000 रुपए का, ये आ जाएगा 15,000 और ये क्या हो जाएंगे, देश। आगे आएगा हमारा चौथा के बाद पांचवा देखते हैं, केन्या में पैसे से आय, केन्या में पैसे से आय वहीं पर प्राप्त किया है। ठीक है, वहीं पर क्या क्या प्राप्त किया, 15,000 रुपया जो भारत में स्थापित था। स्थापित बोला है, स्थापित का मतलब होता है भारत में स्थापित, इसका मतलब होता है भारत से नियंत्रण, इसका मतलब होता है भारत से नियंत्रण। और भारत से नियंत्रण रहेगा, केन्या आपका विदेश है, विदेश का व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा तो दो व्यक्ति टैक्स देगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर बताया हुआ। तो यहाँ पर है पांचवा, केन्या में पैसे से आय वहीं पर प्राप्त, है। ठीक है, केन्या के पैसे से आय वहीं पर क्या है, प्राप्त है। केन्या के पैसे से आय वहीं पर प्राप्त है, लेकिन केन्या में जो बिजनेस चल रहा है, जो व्यापार चल रहा है, जो धंधा चल रहा है, जो काम चल रहा है, वो किसके नियंत्रण पर चल रहा है, भारत के नियंत्रण पर चल रहा है। भारत से स्थापित बोला है, देखो भारत में स्थापित बोला है मतलब वो भारत से नियंत्रित है, भारत के कंट्रोल पर काम कर रहा है। तो जब भी विदेश का व्यापार भारत से नियंत्रित होकर के काम करेंगे तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे। कौन कौन सा, निवासी और असाधारण निवासी। तो राशि किसमें आ जाएंगे, निवासी और असाधारण निवासी में आ जाएगा। कितने का, 15,000 इसमें आ जाएगा, सॉरी 15,000 है ना, हाँ ठीक, 15,000 इसमें आ जाएगा और 15,000 इसमें आ जाएगा। और क्या रहेगा, देश, विदेश का व्यापार विदेश में प्राप्त रहेगा और वो व्यापार भारत से नियंत्रित रहेगा तो केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देगा। इस बात को मैं कई बार बोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, केवल और केवल दो व्यक्ति टैक्स देगा, इसमें केवल दो व्यक्ति टैक्स देंगे क्योंकि विदेश क्या है और भारत से नियंत्रित है। आगे देखते हैं, भारत में मशीन के विक्रय से लाभ। देखो भारत में मशीन को बेच दिया, छठवा, भारत में मशीन विक्रय से आय, प्राप्ति कहाँ होगा, प्राप्ति कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है, प्राप्ति इसका कहीं भी हो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये क्या है, ये भारत में एक मशीन को बेचा है, उससे इसको क्या हो गया, लाभ हो गया, मतलब भारत का लाभ है, भारत की राशि है, भारत की संपत्ति है और भारत की राशि रहेगा, भारत का संपत्ति रहेगा, मतलब क्या हो जाएगा, तीनों के तीनों व्यक्ति टैक्स दे देंगे। मतलब इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा, इसमें भी राशि आ जाएगा। जब भी आप क्वेश्चन बनाएंगे भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत का संपत्ति रुपया धन दौलत बोलेगा, आंख बंद करके तीनों में राशि को डाल देना, तीनों पर टैक्स लगा देना। ठीक है, तो तीनों पर टैक्स लग जाएगा। कितने का यार, 10,000 का। तो 10,000 इसमें आ जाएगा, 10,000 इसमें आ जाएगा और 10,000 इसमें आ जाएगा। ठीक, इसके बाद आगे क्या है, यूके के सरकार, यूके तुम्हारा विदेश है। ठीक है, यूके के सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज, चलो लिखते हैं 7वां, यूके के सरकार प्रतिभूति पर ब्याज। ठीक है, यूके सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज। इसका थोड़ा सा नोट्स बनेगा, इसमें क्या बोला मैं बता रहा हूं। इसमें बोला है यूके के सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज 5,000 रुपए है। टोटल कितना है, 5,000 रुपए, जिसमें से आधा भाग कहां प्राप्त हुआ है, भारत में प्राप्त हुआ है। टोटल राशि कितने का है, देखो मैं समझा रहा हूं, टोटल राशि कितने का है, 5,000 है और 5,000 में से आधा राशि मतलब 5,000 का आधा कितना हो जाएगा, 2,500।
2,500 आधा राशि कहाँ प्राप्त हुआ है? भारत में। 2,500 रुपए कहाँ प्राप्त हुआ है? भारत में प्राप्त हुआ है। 2,500 कहाँ प्राप्त है? भारत में प्राप्त है। तो भारत में प्राप्त है तो तीनों व्यक्ति किस में आ जाए, सॉरी ये 2,500 किस में आ जाएंगे? तीनों व्यक्ति में आ जाएगा, तीनों कॉलम पर आ जाएगा, तीनों व्यक्ति 2,500 रुपए टैक्स दे देंगे। ठीक है, उसके बाद बचत का 2,500, बचत का 2,500 कहाँ गया? तो ये विदेश में ही जमा हो गया है। ठीक है, बचत का 2,500 कहाँ जमा हो गया? विदेश में ही जमा हो गया। ठीक है, बचत का 2,500, बचत का 2,500 कहाँ पर जमा है? विदेश में ही जमा है, विदेश में ही जमा है। और वहीं पर क्या है? ये प्राप्त है। मतलब ये क्या है? विदेश की आय। मतलब ये क्या है जी? विदेश की आय है, विदेश की आय। ठीक है, ये नोट आपका बन गया। अब इस चीज को यहाँ पर लिखना है, इस चीज को। ठीक, अब इसको मैं बता देता हूँ, इस चीज को मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर क्या है? यूके के सरकार की प्रतिभूति पर ब्याज जो बने ना, यूके नाम का एक देश है, वहां जो सरकार है उसका प्रतिभूति पर ब्याज 5,000 रुपए। तो जो 5,000 रुपए है उसमें से आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ है और आधा राशि यूके में ही जमा हुआ है। आधा राशि भारत में प्राप्त हुआ है, आधा राशि यूके में जमा हुआ है। ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर नोट में बताऊं। टोटल 5,000 है, 5,000 में से 2,500 भारत में प्राप्त हुआ है और बचत 2,500 को यूके विदेश में ही जमा किया है, विदेश में ही प्राप्त किया है। ठीक है, मतलब यहाँ पर ये होता है 2,500 भारत में प्राप्त है, तो भारत में प्राप्त बोला है मतलब क्या हो जाएंगे? 3 व्यक्ति टैक्स देंगे, कितने का? 2500 का। तो यहाँ पर इस चीज को और कॉलम बना लो, ये अ डाल दो, इसके अंदर अ डाल दो। अ डाल देंगे क्या है? भारत में प्राप्त, भारत में प्राप्त। ठीक है, भारत में प्राप्त। एक यूके सरकार की प्रतिभूति का ब्याज यहाँ पर थोड़ा सा हिंट डाल दो और इसके अंदर पहला आ जाएगा भारत में प्राप्त। भारत में कितने का प्राप्ति हुआ? 2,500 का, केवल और केवल 2,500। तो 2,500 क्या हो जाएंगे? तीनों में आ जाएंगे, क्योंकि मैं पहले बताऊं भारत में प्राप्त बोलेगा, भारत का आ रहेगा, तो क्या हो जाएंगे? तीनों में राशि आ जाएंगे। तो तीनों में राशि आ जाएगा, ये हो जाएगा 2,500, इसमें भी आ जाएंगे 2,500, ये हो जाएंगे, इसमें भी आ जाएंगे 2,500। क्यों आएंगे? क्योंकि आधा राशि भारत में प्राप्त है, तो भारत में प्राप्त है तो तीनों में क्या आ जाएंगे? 2,500 2,500 2,500 आ जाएंगे। ठीक है, और बाकी मतलब ब बना लो, बाकी का ब बना लो। बाकी क्या है? बाकी बचत राशि कहाँ प्राप्त है? विदेश में प्राप्त है। बाकी राशि कहाँ है? विदेश में प्राप्त है और विदेश में क्या है? जमा है। तो विदेश में प्राप्त है और विदेश में ही जमा है। बाकी का राशि मतलब 2,500 रुपए विदेश में ही प्राप्त है और विदेश में ही जमा है। मतलब वो क्या है? विदेश की आय है, विदेश में प्राप्त हो, विदेश की राशि है। तो केवल एक व्यक्ति टैक्स देंगे। तो एक व्यक्ति कितने का टैक्स देंगे? 2,500। 2,500 का क्या लेकर टैक्स देंगे? ये दोनों क्या रहेगा? डेज रहेगा। हो गया पूरा 5,000 का काम। ये जो 5,000 था ना, उसमें से आधा राशि भारत में प्राप्त था, तो आधा राशि 2,500 भारत में प्राप्त हुआ, तो 2,500 का टैक्स तीनों दिए भारत में प्राप्त, 2,500 2,500 2,500। अब बचा यहाँ पर 2,500 का काम हुआ, बचा फिर से 2,500, तो 2,500 को क्या कर दे? वहीं पर जमा किया है। तो वहीं पर जमा किया, तो 2,500 कहाँ क्या है? विदेश क्या है? विदेश में जमा, मतलब विदेश की राशि बन जाएगी। तो केवल एक व्यक्ति टैक्स देगा। तो यहाँ पर लिखो विदेश में प्राप्त या जमा, कितने का? 2,500। ठीक है, तो केवल एक बस में आएगा, विदेश में प्राप्त होता है, विदेश में जमा, तो केवल एक व्यक्ति टैक्स देता है। वो कौन सा? आपका निवासी। ये क्या रहेगा? देश। ये क्या रहेगा? देश। इसके बाद आगे है अगला पॉइंट है, इसके नीचे अगला पॉइंट है, 7वां के बाद क्या है? 8वां पॉइंट है। ये हमारा 8वां है। 8वां भूतकाल की आय, भूतकाल की बिना कर लगी हुई आय, बिना कर लगी आय, लगी हुई आय। ठीक है, लगी हुई आय मैं पहले ही बता चुका हूं। गत वर्ष का राशि रहेगा, भूतकाल की राशि रहेगा, पास्ट ईयर की राशि रहेगा, तो उसका लेखा इसमें नहीं किया जाता है। अगर मैं यहाँ पर लेखा कर भी दिया हूं, आपको बताने के लिए क्यों नहीं किया, तो मैं उसको छोड़ ही देता। ठीक है, यहाँ पर मैं भूतकाल का लेखा कर भी दिया हूं, तो उसको क्या लिखूंगा? मैं नील लिखूंगा, नील। इसका राशि का लेखा नहीं किया जाता है, नील। इसका राशि का लेखा नहीं किया जाता, क्या हो जाएगा? ये नील। भूतकाल की राशि का लेखा सकल कुल आय में या कर योग्य आय में उसका लेखा नहीं किया जाएगा, उसका लेखा नहीं किया जाता है। और अगर आप कर भी दिए होंगे या कर भी देंगे, तो ऐसे पॉइंट को लिख देना और राशि बस को मत लिखना, पॉइंट बस को लिखना, राशि को बिल्कुल मत लिखना। उसके जगह पर क्या लिखना? नीली लिख देना, या तो डेस कर देना, तो जीरो कर देना, नील लेट इसका जीरो। ठीक है, इतने में हमारा सवाल बने, तब इसको क्या करेंगे? टोटल करेंगे। तो टोटल कर लो यार, चलो करते हैं टोटल, देखते हैं आंसर आता है कि नहीं आता है। 25,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 2,500 प्लस 2,500 कितना आएगा? 95,000। ये आ जाएगा आपका 95,000। देखो आप आंसर चेक करो बुक में आया कि नहीं आया है। निवासी का 95,000 आ गया। असाधारण निवासी का जोड़ते हैं। 25,000 15,000 10,000
15,000, उसके बाद फिर से 10,000, उसके बाद 2,500, ये आएगा आपका 77,500, 77,500। इसका जोड़ करके देखो 25,000, 15,000 और ये 10,000 और ये फिर से 10,000 और ये फिर से 2,500, ये आएगा आपका 65,500। ये आ गया हमारा 65,500। जो भी आंसर है उसको क्या कहेंगे? सकल कुल आय। सकल कुल आय कहेंगे, इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। ठीक है, इसको क्या कर देंगे? बंद कर देंगे। इतने में हमारा सवाल बन जाता है। हमारा सवाल बन गया। देखते हैं आंसर चेक करके आया कि नहीं आया है आंसर। आंसर चेक करते हैं। 14 का आंसर चेक करो। 95,000 ठीक आया है, 77,500 ठीक आया, 65,500 ठीक है। आंसर तीनों का आ गया, तीनों का आंसर एकदम करेक्ट आया, परफेक्ट आया है। तो यहाँ पे हमारा सवाल बन गया है एग्जाम्पल नंबर 14। एग्जाम्पल नंबर 14 पर जो सवाल बताया हूँ, ये सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 14 सवाल आपका बन गया है। ये सवाल को आप क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। ठीक है, ये सवाल आप क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। और अपने से 1-2 क्वेश्चन बनाने की कोशिश करना। मैं 1-2 क्वेश्चन होमवर्क में डाल रहा हूँ। जैसे जो भी विद्यार्थी मेरे वीडियो देखते हैं, मेरे वीडियो पढ़ते हैं, तो आगे का सवाल अपने से बनाने की कोशिश करेंगे। आगे का सवाल आपसे बन जाएगा। ठीक है, तो आगे का सवाल मैं बता रहा हूँ, इसमें से कौन सा बना लेंगे आप कौन सा सवाल अपने से बना लेंगे उसमें बता देता हूँ, आप बना लेना। ठीक है, आगे का सवाल आपसे बन जाएगा। सीधा पीछे आ जाता हूँ मैं, बैक का सवाल आप बना सकते हो, आपसे बन जाएगा। एग्जाम्पल है, जो भी सवाल आपको लगेगा बनाने जैसा तो आप बना सकते हो। ठीक है, ये आपका है, ये आपका 17-18 आप बना सकते हो। ठीक है, 17 नंबर का सवाल, 18 नंबर का सवाल आपसे बन जाएगा या नहीं बनेगा तो देख लेना, है ना, मेरे को मैसेज कर देना। बाकी आपसे ये सवाल बनाओगे तो बन ही जाएगा, या तो मत बनाना, मैं बता दूंगा। ठीक है, इसका वीडियो बना करके मैं अपलोड बिल्कुल करूंगा। तो ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर ठीक है, मैं बाकी का सवाल बताऊंगा, या अपने से बनाने की कोशिश करना। आप बनाओगे, अच्छे से बनाओगे तो बिल्कुल बन ही जाएगा। अगर आप अच्छे से समझ नहीं पाए हो, अच्छे से दिक्कत, मतलब इसमें आपको दिक्कत हो गया होगा, तो मेरे को कमेंट बॉक्स पर कमेंट्स करके बिल्कुल भी पूछ सकते हो। आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा, आपको बताया जाएगा कि आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये सवाल बन गया। इस सवाल को मैं वीडियो पे दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये सवाल को आप देखिए, ये सवाल बन गया है। वो सवाल को आप क्या कर लेंगे? उतार लेंगे। ये हमारा सवाल यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो ठीक है, जैसे आप हमारे साथ पढ़ रहे हैं, हमारे साथ जुड़ करके पढ़ रहे हैं, तो आप हमारे कांटेक्ट में आइए, हम आपका बिल्कुल सहयोग करेंगे। हम आपका सहयोग ही करना चाहते हैं। आप भी हमारा सहयोग कीजिए, लाइक शेयर करके हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि हमको भी लगे कि हमारे साथ जो विद्यार्थी पढ़ रहे हैं वो अच्छे से पढ़ रहे हैं। जैसे आप यहाँ पर पढ़ रहे हो, अगर आपको साल में कोई भी दिक्कत होता हो, है ना, कोई भी परेशानी होता होगा, है ना, जो भी होता हो, सॉरी मैं कुछ बोल रहा हूँ, कुछ भी आपको दिक्कत होता होगा तो आप क्या करना, मेरे को मैसेज कर सकते हो, मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी कर सकते हो। मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर गया हुआ है। ठीक है, तो ये सवाल यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, तो मैं पुनः बोलना चाहूंगा, अगर आपको ये सवाल अच्छा लगा होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इसे अपने दोस्त यार को बताइए, ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ करके मिल करके पढ़े और अच्छे से पढ़े। और हम भी चाहते हैं कि आप अच्छे से पढ़ करके आगे बढ़े। अगर आपको और अच्छे से समझना है तो आप हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 का वीडियो भी देख लेना। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।